कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। अब आपके सामने आ रही है आपकी वार्षिक परीक्षा, जिसमें कुछ ही दिन शेष रहे हैं। आपने पूरा कोर्स भी पढ़ लिया, किताबें भी पढ़ ली, ठीक है। तो अब आपके पास जो समय बचा है वो केवल किसका होगा कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन निकालोगे उतने ज़्यादा आपको डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और आपको यह भी पता चलेगा कि मुझे क्या नहीं आ रहा है। तो उसके हिसाब से हम आपसे ये शुरू करें अपने ब्लूप्रिंट के हिसाब से। सबसे पहली वाली किताब है ना हमारी राष्ट्र निर्माण की भारतीय राजनीति वाली, उसमें सबसे पहला पार्ट है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो इसमें हम हमारे ब्लूप्रिंट के हिसाब से कितने % आएंगे, छोटे वाले कितने % आएंगे, MCQs कितने आएंगे, ठीक है, निबंधात्मक कौन से % आएंगे, उसके हिसाब से आपको तैयारी शुरू करवाएंगे, ठीक है। हमने एक क्लास ली थी आपकी अर्धवार्षिक से 2 दिन पहले, 1 घंटे वाली क्लास ली थी, आपने वो देखी होगी। उसमें से आधे से ज़्यादा पेपर आया या नहीं आया, ठीक है। तो आप इसी तरह अगर एक कंटिन्यू क्लास में जुड़े रहोगे तो आपका लगभग पूरा सिलेबस आपके कवर हो जाएगा और निश्चित रूप से आपको प्रश्न देखने को आपके वार्षिक पेपर में मिलेंगे। तो आज से हम शुरू करेंगे हमारा ब्लूप्रिंट का। तो इस पार्ट में एक तो आएगा छोटे वाला क्वेश्चन 1 नंबर का और एक आएगा निबंधात्मक प्रश्न जो होगा 4 नंबर का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई। हर प्रश्न को पहले 2 बार पूरी तरीके से देखना है, ऐसे सीधा यह नाम पढ़ते ही केवल टिक नहीं करना है, यह हो गया सर, ठीक है। इससे क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो सकता है। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। इसमें प्रश्न पूछा गया है रिपोर्ट लागू कब की गई। एक प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसका आंसर क्या होगा 1953 यानी 53। अब इसमें हमें यह पूछा गया है कि रिपोर्ट को लागू कब किया गया, तो इसका आंसर हो गया 1 नवंबर 1956, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्न 2 बार पढ़ना है हमें। एक तो आएगा राज्य पुनर्गठन आयोग, दूसरा आएगा रिपोर्ट कब लागू की गई, तो दोनों के आंसर अलग अलग होंगे, ठीक है। इसका आंसर है 1 नवंबर 1956। दूसरा क्वेश्चन है, किस नेता को सीमांत गांधी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है के कामराज, सरदार पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खां और सी राजगोपालाचारी। आपको यह पता है के कामराज कौन थे, सिंडिकेट के प्रमुख नेता में से थे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, जिन्होंने भारतीय एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान दिया था। और खान अब्दुल गफ्फार खान कौन थे, हमारे भारतीय जब आज़ादी चल रही थी इन्होंने अपनी एक अलग सरकार की भी घोषणा की थी, जब हम इतिहास की में देखते हैं, ठीक है। तो इसका खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जानते हैं, सीमांत गांधी। जब भारत द्वीप राष्ट्र में विभाजन हो गया था, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा विरोध इन्होंने किया था, ठीक है, क्योंकि वो इस गुस्से में चले गए थे जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, तब उनको सबसे ज़्यादा नाराज़गी हुई थी। और सी राजगोपालाचारी कौन है बताओ कमेंट में बॉक्स में, ठीक है। ये हो गया। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था किस संघीय राज्य के निकट है। यानी हमने हमारी जो संघीय व्यवस्था है किस देश से ज़्यादा मिलती जुलती है, यानी किस देश से ये हमने ग्रहण किया या किस देश से ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड या फ्रांस, ठीक है। हमने अमेरिका से तो क्या लिए गए, हमारे देश के संविधान में मूल अधिकार, ठीक है। और कनाडा से क्या लिया हमने, हमारी संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था जानते हो सारे, हमने 11वीं क्लास में इसका अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत कब स्वतंत्र हुआ, ठीक है। आप सभी को पता है भारत कब स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947, ठीक है। अगर क्वेश्चन में इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए 15 अगस्त 1947 और दो ये साथ में ये आ जाए सन 1947 की 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को, तो दोनों में से प्रीफरेंस हमें किसको देनी है, इस वाले को, सन 1947 के 14 15 अगस्त की मध्य रात्रि को, ठीक है। अगर केवल 15 अगस्त 1947 आ जाए तो वो हम टिक करेंगे, और दोनों अगर साथ में आ जाए तो अब किसको करना है हमें सही, 14 15 अगस्त की मध्य रात्रि को। भारत पाक विभाजन के समय भारत में कुल कितने रजवाड़ों की संख्या थी, ठीक है, 565 रजवाड़े जानते हो, यानी देशी राजाओं का शासन था ना पहले हमारे, ठीक है। इन सब का फिर क्या किया गया, एकीकरण किया गया।
द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात जिस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम की थी वह था भारतीय जनता पार्टी, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। देखो ये तो पार्टी अभी बनी है 1980 में, ठीक है। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। कांग्रेस की स्थापना 1885 में। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, इसने भी इसका विरोध नहीं किया था। अब देखो मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था, यानी ये क्या चाहते थे? एक अपना पाकिस्तान देश चाहते थे, ठीक है। तो सबसे पहले मांग इन्होंने रखी और सबसे पहले नारा भी इन्होंने ही दिया था। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? देखो ये प्रश्न आ गया ना वापस। सबसे पहले वाला प्रश्न क्या था कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू कब प्रस्तुत किया गया? तो उसमें था 1956 और आया कब? ये 1953। तो कंफ्यूज नहीं होंगे दोनों में। देशी रियासतों के एकीकरण में किस भारतीय नेता ने महत्वपूर्ण योगदान रहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। हम सारे जानते हैं भारत के लौह पुरुष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। यानी भारत को लोहे जैसा मजबूत किसने किया? इसीलिए ये इनको नाम दिया गया था, ठीक है। तो एकीकरण में यानी सब राजाओं को क्या किया था? जो जो अलग होना चाहते थे सबको क्या भारत राष्ट्र में मिलाया था। तो उसमें आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का संविधान कब लागू किया गया? ये आसान क्वेश्चन लगता है पर कई बार हम जल्दीबाजी में इसको क्या कर सकते हैं? गलत कर सकते हैं। कैसे? जैसे एक तो आज़ादी की डेट तो लगभग वो दोनों में कंफ्यूजन क्या होगा वो क्वेश्चन आपको बता दिया। फिर दूसरा ये है कि संविधान को लागू कब किया गया और संविधान को कब बनाया गया। दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। या फिर ऐसे भी आ सकता है कई बार हमारे संविधान को अंगीकृत कब किया गया, ठीक है। तो हमारे संविधान को कब बनकर तैयार हो गया था ये क्वेश्चन आए तो क्या होगा? 26 नवंबर 1949, ठीक है। यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। या क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि हमारा संविधान अंगीकृत कब किया गया, तब क्या होगा? 26 नवंबर 1949। अगर ये क्वेश्चन है कि हमारा संविधान लागू कब किया गया, तब क्या हो गया? 26 जनवरी 1950। दोनों में अंतर समझ गए? कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रश्न को 2 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आपको पर्याप्त समय वहां पर मिलेगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जानते हैं? अभी क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जानते हैं, या ऐसे भी आ सकता है सीमांत गांधी को किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सीमांत गांधी। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ? ठीक है, बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 यानी 71 में। पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जब द्विराष्ट्र का सिद्धांत हुआ था, भारत आजाद हुआ था और भारत और पाकिस्तान 2 देशों में विभाजित हुए थे। तो भारत का तो क्षेत्रफल लगभग एक समान था, ठीक है, यानी चारों ओर से जुड़ा हुआ था। पाकिस्तान क्या था? अलग अलग भागों में 2 बंटा हुआ था। एक तो हमारे पंजाब की साइड और राजस्थान की साइड, दूसरा कहाँ? हमारे बंगाल की साइड, यानी 2 भागों में बंटा हुआ था। उसको कहते थे पश्चिमी पाकिस्तान और एक को कहते थे पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। तो ये हुआ क्या, दोनों सबसे ज्यादा शासन व्यवस्था कहाँ पर चलती थी, यानी सारे जो राजकीय कार्य होते थे वो वर्तमान जो पाकिस्तान उसको कहते थे पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। वहां से पूरा संचालन होता था और इनके साथ थोड़ा दुर्व्यवहार किया जाता था पूर्वी पाकिस्तान के साथ। तो इन्होंने क्या किया, फिर धीरे धीरे आंदोलन शुरू किए, मांग उठाना शुरू किया कि हमें अलग देश का निर्माण किया जाए। तो पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश। प्रसिद्ध फिल्म गर्म हवा जिस वर्ष बनी वह था, कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी। 1973। 1960 में विभाजित होने से पहले बॉम्बे राज्य कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती थी? ठीक है, यानी महाराष्ट्र है जिसको हम, जिसमें राजधानी बॉम्बे है, उसमें पहले कौन कौन थे, यानी 2 भाषाएं कौन सी थी? एक तो थी मराठी, एक थी गुजराती, ठीक है। उस समय अलग अलग 2 महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग नहीं थे। इन भाषाओं के आधार पर क्या किया गया फिर? हम भाषाओं के आधार पर नहीं कह सकते, तो ये कह सकते हैं प्रशासनिक सरलता के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था को और कैसे ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। तो इसमें आ जाएगा मराठी और गुजराती। अगला क्वेश्चन है, नोआखली अब जिस देश में
है वह है, यानी एक क्षेत्र का नाम है, वर्तमान में यह कौन से देश में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। दिसंबर 1952 में भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। देखो इसमें अलग अलग प्रकार से प्रश्न बनते हैं कि सबसे पहले भाषा के आधार पर आंदोलन किस राज्य में शुरू किए गए थे, तो इसका आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। और भाषा के आधार पर किस राज्य का निर्माण हुआ, तब क्या आएगा, आंध्र प्रदेश। भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट नामक भाषण दिया था। जब हमारा भारत आज़ाद हो गया था, जब हमने पीछे प्रश्न देखा था कि 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, तो वहाँ पर हमारी जो संविधान सभा थी, ठीक है, वहाँ पर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले यही शब्द का प्रयोग किया था कि भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट, यानी आज हमारे पास ऐसा दिन आया है, ये हमें देखने को मिला है कि हम इसको आज़ाद होते हुए भारत को देख रहे हैं। आज हमारी उससे आज़ाद भारत से भेंट हुई है, ठीक है। तो ये किसने दिया था भाषण, जवाहरलाल नेहरू ने। रियासतों को भारत में मिलाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा, ठीक है, अभी बताया था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे हर बार, जैसे हर जगह अलग अलग होते हैं, जैसे कहीं राजा कहा जाता है, कहीं सरदार कहा जाता है, ठीक है, कहीं पर सुल्तान कहा जाता है, कहीं पर निजाम कहा जाता है, कहीं पर वजीर ए आजम कहा जाता है। तो हमें क्या पूछा है, हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था, ठीक है। तो हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था, निजाम। भारत का पहला भाग जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुआ, ठीक है। तो इसमें केरल, सिक्किम, मणिपुर, गुजरात, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में हुआ क्या था, जैसे एक बार हमने अस्थायी रूप से सरकार घोषित कर दी थी, पर मणिपुर एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर जहाँ का जो प्रशासक था वो ऐसा कहता था मुझे तो अलग देश का निर्माण कर दो, ठीक है। तो वहाँ पर क्या किया, हमने लोकतंत्र के महत्व के बारे में समझा और लोगों ने लोकतंत्र की मांग की। तो वहाँ पर राजा का पद तो बरकरार रहा, परंतु शासन किसके हिसाब से होने लगा, संविधान के अनुसार होने लगा, ठीक है। तो लोगों ने वहाँ पर सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट दिए थे। विशाल आंध्र आंदोलन क्यों चलाया गया, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आया था कि आंध्र जो तमिलनाडु में आंदोलन चला था, आंदोलन कहाँ चला था, तमिलनाडु में, ठीक है। आंदोलन का नाम क्या था, आंध्र आंदोलन। क्यों चलाया गया था, कि आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाया जाए, ठीक है। फिर 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये प्रश्न हर बार रिपीट होता है, हर 1-2 सालों में हमें परीक्षा में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या दिक्कत आती है कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, आंसर तो इसका ये हो गया। हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, ये मान लो यहाँ पर 6 राज्य आ गए, यहाँ पर 14 केंद्र शासित प्रदेश आ गए, कई बार ऐसा भी लिखा आ सकता है। तो हमें पूरा क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, आंसरों को सबको, ठीक है, कि 14 राज्य कौन से ऑप्शन में है और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से में। कई बार क्या करते हैं, 14 राज्य को देख लिया, आगे यहाँ पर 7 दे दिया, तो क्वेश्चन गलत हो गया ना हमारा, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन बिल्कुल आराम से पढ़ के हमें ऑप्शन टिक करना है। वहरतर पंजाब से निर्मित राज्य है, ठीक है। वहरतर पंजाब यानी पंजाब से कौन कौन अलग हुए थे, तो इसमें आ गया हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी, ठीक है। हमारे पाठ का सबसे मोस्ट क्वेश्चन, हमारे पाठ का नाम ही क्या है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। भारत आज़ाद हो गया था, हमने बहुत मुश्किलों से आज़ादी ली थी। अब हमें क्या करना था, हमारे राष्ट्र को नवीनतम, हमारे पास क्या क्या और सुविधाएं होनी चाहिए, क्या क्या इसमें कमियां हैं वो दूर कैसे किया जाए। हमने संविधान का निर्माण कर लिया था, उसके बाद भी हमारे सामने क्या चुनौतियां थी, भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखने की, लोकतंत्र कायम करने की, आर्थिक विकास करने और गरीबी को समाप्त करने की, ठीक है। और अंत में है उपयुक्त सभी, ठीक है। आप सभी को पता है ये तीनों चुनौतियां हमारे सामने थी। सबसे पहला एक भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखने की। जब यहाँ से अंग्रेज गए थे तो उन्होंने एक 3 प्रकार की शर्तें यहाँ पर छोड़ के चले गए थे, जिसके कारण हमारे एकीकरण में और राष्ट्र की एकता को बांधे रखने में थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऐसी क्या शर्तें थी, तो वो ये इससे कह के चले गए थे, आप चाहो तो स्वतंत्र रह सकते हो, यानी राजाओं को तो 565 रियासतें थी ना, उनको यह कह के चले गए, आप चाहो तो स्वतंत्र रह सकते हो, आप चाहो तो पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकते हो,
आप चाहो तो भारत में सम्मिलित हो सकते हो। जब एक व्यक्ति के सामने ऐसे 3 प्रकार के ऑप्शन हो तो मन तो विचलित होने का सवाल जाता ही है। तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने क्या किया कि सबको कैसे मनाया जाए और उस राष्ट्र को निर्माण एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए। ठीक है, तो उसमें हमारी कुछ ऐसी रियासतें भी थी जिनको मनाने में हमें कई बार सेना की भी मदद लेनी पड़ी। ठीक है, किसी को कुछ चीज़ का लालच देना पड़ा, किसी को थोड़े समय के लिए राजा का पद बरकरार रखना पड़ा। अलग अलग प्रकार की शर्तें करके हमने एक पूरे मजबूत भारत को बनाया। फिर दूसरी है लोकतंत्र को कायम करने की। ठीक है, भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी, यानी दूसरे स्थान पर थी, अब वर्तमान में प्रथम पर आने वाली है। ठीक है, आंकड़े नहीं आई वरना आ ही गई है। तो इतने बड़े देश में लोकतंत्र को कैसे कायम किया जाए। ठीक है, और यहाँ पर लोगों की साक्षरता स्तर भी बिल्कुल कम थी, यानी लोग पढ़े लिखे कम थे। वर्तमान स्थिति में हम देखते हैं आज भी अगर वोटिंग होती है तो कुछ हमारे माँ बाप या हमारे दादाजी वगैरह होते हैं, उनको अभी तक ये वोट देने का नहीं पता है कि कैसे वोट डालते हैं, किसको वोट डालना है। जैसे आते हैं वैसे वोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो उस समय ये सोचो कि आज से 70-75 साल पहले, ठीक है, जब सबसे पहले हमने वोट किया था, यानी लोकतंत्र को व्यवहारिक रूप दिया था, तो हमारे सामने किस प्रकार की चुनौतियाँ आई थी। लोगों को ट्रेनिंग देना, वोट कैसे होंगे, लोगों को समझाना कि अगर वोट देंगे तभी आपके प्रतिनिधि चुने जाएंगे। अब पहले वाला शासन नहीं है, राजाओं वाला, यानी सारी चुनौतियों का हमें सामना करना था। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र भी बनाने थे, निर्वाचन सूचियाँ भी बनानी थी। ठीक है, जो चुनाव वाले थे उनको प्रशिक्षण भी देने थे। ठीक है, तो यह सारी समस्याएं हमारे सामने आई। तो विश्व में हमारे सामने लोगों ने ऐसा भी कहा था कुछ ने कि आप ये लोकतंत्र को अपना, आपने ये चुनौती तो ले ली है परंतु आप इसको सक्सेसफुल तरीके से लागू नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर भी हमने ये कर दिखाया। फिर आर्थिक विकास करने और गरीबी को समाप्त करने। ठीक है, ये 2 चुनौतियां पूरी होने के बाद में हमने जिसके लिए आज़ादी ली थी, यानी सभी को समानता और गरीबी को मिटाना, वो भी तो हमारा एक लक्ष्य था। ठीक है, इसको दूर कैसे किया जाए, तो हम देखते हैं हमारा पाठ नंबर 3 है नियोजित विकास। ठीक है, उसमें हमने हमारे देश में समानता और गरीबी मिटाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई, कौन से ऐसे योजनाएं थी जिनको हमने भारत में शुरुआती दौर में लागू करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तीनों प्रकार की चुनौतियों का सामना किया था हमने। अब आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स। सन का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की, यानी ऐसा कौन सा साल था जिसमें हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। कौन सा साल था, यानी द्विराष्ट्र का निर्माण हुआ था, भारत पाकिस्तान का हुआ था। तो 1947 द्विराष्ट्र बने थे ना, भारत और पाकिस्तान। तो लोगों ने विस्थापन किया था। ठीक है, कुछ लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे, कुछ लोग भारत में सम्मिलित होना चाहते थे। तो उसमें कई किसी प्रकार के दंगे भी हुए, हिंसात्मक घटनाएं भी हुई। ठीक है, और त्रासदी का साल उसे कहा जाता है। संविधान में अधिकारों की गारंटी दी गई है और हम नागरिक को, यानी इसमें अलग अलग भरने हैं। ठीक है, संविधान में अधिकारों की गारंटी, यानी अधिकारों की गारंटी कौन किस में दी गई है, जैसे नागरिकता हो गया, मूल अधिकार हो गया, नीति निर्देशक तत्व हो गया। ठीक है, और हर नागरिक को अधिकार दिया गया है। ठीक है, हर नागरिक को किसका अधिकार दिया गया है, मतदान करने का। ठीक है, और ऐसे अधिकारों की गारंटी कहाँ दी गई है, मौलिक अधिकारों में। ठीक है, हमने 11वीं क्लास में इसको विस्तृत रूप से पढ़ा था। अगला क्वेश्चन, भारत ने संसदीय शासन पर आधारित लोकतंत्र को अपनाया, बताओ। यानी हमारे देश में लोकतंत्र तो है परंतु कौन सा है। ऐसे थोड़ी है जैसे मान लो कोई भी निर्णय लेना है तो हम सारे वहां थोड़ी जाएंगे, सारे दिल्ली जाएंगे क्या कानून बनाने। ठीक है, वर्तमान में ये हमारे सामने ये महाकुंभ वाला हो रहा है, उसमें भी व्यवस्था नहीं हो रही है। ये इसमें पूरा भारत नहीं तो हम ये मान सकते हैं लगभग 20-30% जनता गई होगी। ठीक है, फिर भी व्यवस्था यहाँ आप देखते हो 2 दिनों से चल रही है, व्यवस्था खराब हो गई है। अगर ये सोचो कि हमने लोकतंत्र बनाया, सबको पूछा जाए एक जगह इकट्ठा, क्या ये संभव है, क्या नहीं संभव है। तो हमने कौन सा अपनाया, हमने हमारा एक प्रतिनिधि चुना। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। रजवाड़ों के शासक पर हस्ताक्षर करने भारतीय संघ में शामिल होते थे। अब इसमें यह दिया, जैसे हमने पढ़ा था कि 565 रियासतें थी, उनको भारत में सम्मिलित किया था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ऐसा कौन सा प्रपत्र था, ठीक है, जिसमें अगर साइन कर दिए तो वो भारत संघ में शामिल माना जाएगा। ठीक है, उसका हमें नाम बताना है। ठीक है, यानी उसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, सहमति पत्र।
और इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेक्शन। ठीक है, इस पर अगर किसी राजा ने या उसके शासक ने, निजाम ने, जो भी वहां का शासक है, हस्ताक्षर कर दिए तो वो किस में शामिल माना जाएगा, भारत संघ में। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, 1947 में भारत के विभाजन के पीछे कौन सा सिद्धांत था? अभी बताया था, कौन सा सिद्धांत था? द्विराष्ट्र सिद्धांत। उसमें भारत और पाकिस्तान को किसने मांग की थी? कौन सी राजनीतिक पार्टी थी? मुस्लिम लीग। द्विराष्ट्र सिद्धांत किस राजनीतिक दल द्वारा दिया गया? मुस्लिम लीग। भारत में राष्ट्र निर्माण के मार्ग में किन्हीं 2 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अभी बताया था लोकतंत्र को कैसे व्यवहारिक रूप दिया जाए, लोकतंत्र को कैसे स्थापित किया जाए और राष्ट्र का विकास करना है ताकि समस्त समाज का भला हो, यानी सबको समानता के साथ पूरे देश का विकास करना, जैसे गरीबी मिटाना, गरीबों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाना। मेघालय का निर्माण कब हुआ? अब इसमें हमारे जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र दोनों कब अलग हुए थे? ठीक है, यानी ये एक पूरी लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी। उसमें से एक प्रश्न हर बार हर परीक्षा में देखने को मिलता है, जैसे मेघालय, मणिपुर कब हुआ, ठीक है, गोवा कब सम्मिलित हुआ, ऐसे क्वेश्चन है। तो ये एक पेज पे आप पूरी लिस्ट बना लो, उसमें सब की निर्माण अलग अलग डेटें दी गई है, वो लिख लो कि 2000 में कौन कौन से अलग हुए थे। ठीक है, मेघालय कब सम्मिलित हुआ था। तो अब हमें पूछा है मेघालय का निर्माण कब हुआ, तो इसका आंसर क्या है? सन 1972 यानी 1972। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधक तत्व कौन कौन से थे? तो उसका आंसर है, भारत में राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधक तत्वों में निर्धनता यानी गरीबी बहुत हिंसक रूप से फैली हुई थी। दूसरी है अशिक्षा, यानी शिक्षा का स्तर बिल्कुल भी नहीं था, बहुत सारे लोग क्या थे, बिल्कुल अनपढ़ यानी साक्षर भी नहीं थे, यानी पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे। फिर है बेरोजगारी, यानी ऐसी समस्या होगी जब देश गरीब होगा तो वहाँ पर औद्योगिक धंधे वगैरह कुछ नहीं होंगे, तो बेरोजगारी की समस्या भी वहाँ पर बड़ी थी। जातिवाद, यानी लोग अलग अलग वर्गों में बंटे थे, अलग अलग समूह में जातियों के आधार पर। और भाषावाद, कुछ ऐसे थे जैसे भाषा के आधार पर अपने आप को अलग मानते थे। ठीक है, फिर है क्षेत्रवाद, यानी कुछ ऐसे भी थे जो केवल अपने क्षेत्र को प्रेम करते थे, यानी हम तो इस क्षेत्र में रहते हैं, हमें तो इससे ही मतलब है, बाकी भारत क्या होता है हम जानते ही नहीं, यानी कुछ ऐसे भी लोग थे। फिर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये आप बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, छोटी क्लासों जैसा। तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश के विभाजन में सर्वाधिक प्रभावित 2 राज्य। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन हल किया था कि पाकिस्तान कितने भागों में विभाजित हुआ था, अलग अलग, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो अभी हम हमारे मैप पे देखते हैं। ठीक है, तो पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान है तो हमारा कौन सा राज्य लगता है? पंजाब। ठीक है, और पूर्वी देखें हम पूर्वी पाकिस्तान के, तो हमारे भारत के मैप में देखते हैं तो कौन सा राज्य लगता है? बंगाल। भारत के विभाजन के समय धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर विभाजित हुए 2 प्रांतों के नाम बताइए। वही आएंगे पंजाब और बंगाल। अगला क्वेश्चन, आजादी के तुरंत बाद सबसे प्रमुख चुनौती क्या थी? आजादी के बाद सबसे प्रमुख चुनौती क्या थी? कि सबको एक कैसे किया जाए। हमने हमारा क्षेत्रफल तो क्या कर लिया है, हमने हमारा क्षेत्रफल तो एक कर लिया, यानी सीमा रेखा तो निर्धारित कर ली है, परंतु इसके अंदर जो लोग रह रहे हैं क्या वो ये मान रहे हैं कि हम सारे भारतीय हैं? समझ गए? राष्ट्र कब बनता है? एक तो होता है राज्य, एक होता है राष्ट्र। ठीक है, राज्य में क्या होता है? उसकी भौगोलिक दूरी, भौगोलिक क्षेत्रफल। ठीक है, राष्ट्र में क्या आता है कि भावात्मक रूप से क्या वो उस देश को स्वीकार करता है या नहीं करता है, क्या वो अपने आप को ये मानता है कि हम भी भारत में सम्मिलित है। ठीक है, अगर सारे एक जैसे, जैसे हमारा भारत सब मानते हैं हम भारत में हैं, जैसे दक्षिण भारत वाले भी ये मानते हैं हम भी भारत में हैं। ठीक है, इधर जम्मू कश्मीर वाले भी मानते हैं हम भी भारत में हैं, इधर राजस्थान वाले भी कहते हैं हम भी भारत में हैं। अगर ये कहे कि हम तो गुजराती हैं भारत में नहीं है, हम कहें हम तो राजस्थानी हैं भारत में नहीं है, तो वो उसको राष्ट्र हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो सबसे पहली चुनौती क्या थी? राष्ट्र का निर्माण करना, सब में एक ही प्रकार की भावनाएं लागू करना कि हम किस देश में सम्मिलित हैं, भारत में है। ठीक है, भाषा के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर इनकी जो भावनाएं थी उनको मिटाया गया। सन 2000 में जिन 3 राज्यों का निर्माण किया गया उनके नाम लिखिए। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया था कि 2000 में हमारे 3 राज्य बने थे, उनका क्या क्या नाम है? झारखंड, छत्तीसगढ़ और
ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक पूरी लिस्ट बनानी है, ठीक है, सन 2000 तक, ठीक है। 2014 में एक हुआ था, कौन सा था वो, तेलंगाना, जो सभी को वर्तमान वाला तो सबको याद है, ठीक है। तो आपको पूरे क्रम से क्या बनानी है, पूरी लिस्ट बनानी है एक ही पेज पर, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एक तो कंफ्यूजन नहीं हो और एक गलत भी नहीं हो। विभाजन के पश्चात कौन कौन से राज्यों ने भारत और पाकिस्तान दोनों में शामिल होने के लिए मना कर दिया था, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे थे, कुछ ऐसे भी थे जिनमें हमें सेना का प्रयोग करना पड़ा, ठीक है, जिनको मनाने के लिए हमें बहुत जोर भी आया। तो इसमें से 2 राज्य कौन कौन से थे, एक तो था जम्मू कश्मीर, एक था हैदराबाद। पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में के उस नेता का नाम लिखिए जो द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरोधी था, ठीक है। यानी हमारे ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ठीक है, भारत की आज़ादी में इनका योगदान भी रहा। ये कभी नहीं चाहते थे कि भारत के 2 हिस्से हो, ठीक है, यानी ये पाकिस्तान का विरोध करते थे। ये कभी नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो, हिंदू और मुस्लिम अलग अलग 2 राष्ट्र में विभाजित हो। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आपको यह देखना है वर्तमान में हमारे गृह मंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पर्सन, कल इसी समय वापस आपकी क्लास आएगी अगले चैप्टर के लिए, ठीक है। अगर आपने निरंतर रूप से ये क्लासें देखी है, ठीक है, तो आपके परीक्षा में लगभग 80% से ज़्यादा पर्सन आपको देखने में इस क्लासेस से मिल जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद क्लास लेने के लिए।